और अभी सिचुएशन ऐसा है कि मेरा झगड़ा जो मेरे पिताजी के मर्डर की वजह से भाई ठाकुर और उनके जो भी उनकी गैंग से, उनके परिवार से चल ही रहा था, तो उनसे तो मेरी जान को धोखा था ही था। लेकिन इस वक्त जो जिस तरह से दुबे परिवार मेरे को प्रेशराइज कर रहा है कि आप अपना सारा प्रॉपर्टी जो है वो रिलीज डीड करके दे दीजिए और दे दीजिए, करोड़ों की संपत्ति है हमारी, वो रिलीज डीड की, तो उनसे भी मेरी जान को धोखा है। तो मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है कि कल को दुबे लोग मेरी हत्या करा दे और इल्जाम भाई ठाकुर पे डाल दे, और ये भी हो सकता है कि ठाकुर गैंग मर्डर करा दे और बाद में हत्या का इल्जाम जो है मेरे दुबे परिवार पे डाल दे। तो कुछ भी हो सकता है। मैं और ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंटली मेरी जान को धोखा है। अगर मेरी जान को कुछ होता है तो इसके सीधे सीधे जवाबदार मैं ठाकुर गैंग को और दुबे परिवार को, दोनों को कहती हूँ, क्योंकि भाई ठाकुर एंड गैंग ये भी इसमें इन्वॉल्व है और दुबे परिवार जो नाला सोपारा का सम्मानीय दुबे परिवार है ये भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो मैंने मेरा ओपनिंग कैंसिल किया। इस वक्त मैंने दुबे स्टेट का घर छोड़ दिया है, मैं एक दूसरे एड्रेस पे रह रही हूँ और मैंने वो घर छोड़ दिया है, मैंने उनसे संबंध छोड़ दिया है। मैंने टीटी सावंत जी को कहा कि अगर रात में मेरे साथ कुछ हुआ तो क्या, अगर मेरी जान को रात को धोखा हुआ तो क्या। तो टीटी सावंत जी ने ये कहा कि अगर आपके रात को अगर आपको मार दिया गया या अगर आपकी हत्या हो गई तो आप 112 पे फोन कर देना, पुलिस आपके पास पहुंच जाएगी। बीते दिनों एडवोकेट नेहा सुरेश दुबे के घर पर हमला हुआ था। यह विषय काफी गंभीरता पूर्वक चर्चा का विषय बना हुआ था, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या था? वसई तालुका में अपनी एक अलग पहचान रखने वाली महिला तथा समाज के हर एक गंभीर विषय को लेकर मैदान में दमखम के साथ लड़ाई लड़ने वाली महिला के घर पर हमला हुआ, तो हुआ क्यों और उस हमले के पीछे का कारण क्या था? दुबे परिवार, जिसे जिले में किसी को अपनी पहचान देने की जरूरत नहीं है, आखिर उस दुबे परिवार में ऐसा क्या हो चल पड़ा है जिस कारण से एडवोकेट नेहा दुबे के जान पर बन आई है? आज हम जानेंगे इस खबर के माध्यम से कि दुबे परिवार का वो दौर जब पूरा परिवार एक साथ रहा करता था और अब का दौर जब दुबे परिवार द्वारा ही नेहा दुबे के घर में घुसकर उन्हें जान से मारने की कोशिश की जा रही है। मामला लगभग रात 9 से 10 बजे के आसपास का बताया जा रहा है, जहां पर कुछ लोग तुलिंज पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले पुलिस स्टेशन के सामने स्थित नेहा दुबे के रहते घर में घुस गए और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई, जिसकी तस्वीरें आप साफ साफ अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जहां नेहा दुबे के पुलिस से संपर्क करने के बाद पुलिस उनके घर पर मौका रहते उपस्थित हुई और मामले का जायजा लेने शुरू किया। इस पूरे मामले पर जब हमने नेहा दुबे से जानकारी ली तब उन्होंने बताया कि यह मामला अभी नहीं बल्कि पहले से चला आ रहा है, क्योंकि वे अपने पिता की हुई हत्या के लिए न्याय के खातिर लड़ाई लड़ते पहले से संघर्ष करती चली आ रही हैं। लेकिन इस पूरे विषय पर पूरा दुबे परिवार ठाकुर कुटुंब से तालमेल बना चुका है और इसी कारण से इस लड़ाई का हर तरीके से खामियाजा नेहा दुबे और उनके परिवार को उठाना पड़ रहा है। और यही कारण है कि आज उनके घर पर कुछ लोगों का यूं घुस जाना और ऐसे कृत्य को अंजाम देने जैसा मामला सामने प्रकाश में आ रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि नेहा दुबे के रहते घर पर तथा उनका नवीनतम कार्यालय, जिसे 15 अगस्त को उद्घाटन किया जाने वाला था, उस समय उन पर अनौपचार तरीके से हमला होने वाला था। इसकी जानकारी उन्हें उनके सूत्रों द्वारा पहले ही मिल चुकी थी। इसी कारणवश उन्होंने इस बात की पूरी जानकारी तुलिंज पुलिस स्टेशन में पत्र के माध्यम से लिखित रूप में दे दी थी। हालांकि जिस तरीके का माहौल पैदा हुआ है वह अभी गंभीर बना हुआ है तथा नेहा दुबे का कहना है कि आने वाले समय में उन्हें, उनकी तथा उनके परिवार को उनके जान का खतरा है। साथ ही इस बात पर जब वह पुलिस स्टेशन से सहायता लेना चाह रही हैं, तो उन्हें क्या कुछ उत्तर दिया जा रहा है और यह क्या पूरा मामला है, जरा सुनिए विस्तार में। देखिए, मैं आपको शुरुआत से कहानी बताना चाहूंगी कि 2011 में परिवार वालों ने, जो है हमारा परिवार का आपसी अंदरूनी टेम्पररी बंटवारा, उन लोगों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ऐसा दिखा रहे थे कि हो गया है, जिसमें मेरे चाचा लोग, सभी चाचा लोग, मेरी दादी भगवती दुबे जी
मेरे बड़े पिताजी श्याम सुंदर दुबे जी, मेरी माता जी मीरा सुरेश दुबे जी, मेरे दूसरे चाचा जी जयप्रकाश दुबे जी, मेरे दूसरे चाचा जी ओम प्रकाश दुबे जी, और मेरे आखिरी मतलब पांचवे चाचा जी नरेश दुबे जी, ये सब इसमें शामिल थे। और उन्होंने ऐसे वर्बली ऐसे दिखाया कि हमने बंटवारा कर लिया है। उसके बाद ऐसा हो गया कि 2011 में मैं 28 साल की थी, तो मेरी दादी ने कहा कि बेटा तुमको अपने शादी का निर्णय करना चाहिए, क्योंकि मेरा और मेरी दादी की काफी नजदीकियां थी, हम लोग काफी काफी नजदीक थे। तो मेरी दादी ने मुझसे कहा कि बेटा अभी तुमको शादी का अपना निर्णय करना चाहिए। तो मैंने उनसे वही कहा कि दादी आप ही कराओगे। दादी ने कहा कि नहीं, अपना बंटवारा हो गया है, अभी जिसको जिसका जैसा बंटवारा हुआ है सब अपने बच्चों की शादी वैसे ही कराएंगे। तो दादी ने पूछा क्या करना है, तो माताजी को पूछा गया। दादी और मैं दोनों ने माताजी को अप्रोच किया, तो माताजी ने कहा कि नहीं, फिलहाल तो मैंने मेरा जो सारा पैसा है वो वसई पारनाका के एक सोनार राकेश ज्वेलर के यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा है, और बोरीवली के कुछ बिल्डर्स हैं उनको मैंने देके अपना सारा पैसा जो है वहां पे इन्वेस्ट कर दिया है। तो फिलहाल मैं तुम्हारी शादी के बारे में सोच नहीं रही हूँ। तो दादी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे को कोई लड़का पसंद वगैरह है तो कर लो। तो दादी को मैंने बताया कि हाँ दादी, शिव प्रताप सिंह नाम का एक लड़का है जो मुझे बहुत पसंद है, मेरा परिवार उनको जानता है था, क्योंकि हमारे पारिवारिक संबंध थे, वो मेरे साथ स्कूल में भी पढ़े थे। तो उस वजह से और दादी मेरी खुद क्षत्रिय होने के नाते दादी ने भी इसको सपोर्ट किया, और मेरी दादी ने कहा कि ठीक है तुम शादी कर लो। तो माताजी ने इसका विरोध किया, माताजी ने कहा कि नहीं, लेकिन माताजी शादी भी नहीं करा रही। तो फिर ऐसा हुआ कि मुझे बाहर निकलना पड़ा घर से। मैं मेरे घर से बाहर निकल के मंदिर में जाके, दादी ने मुझे 501 रुपया दिया और बोला कि बेटा ये मेरा आशीर्वाद है, तुम जाओ और अपनी जिंदगी शुरू करो। दादी का ऐसा कहना था। तो मैं अपने घर छोड़ दिया, दुबे स्टेट का परिवार अपना छोड़ दिया, और दुबे परिवार छोड़ के मैं चली गई शिव प्रताप सिंह जी के साथ। मैंने मंदिर में उनके साथ शादी किया। मंदिर में शादी करके मैं उनके साथ अपनी जिंदगी अच्छे से जी रही थी, अच्छे से जी रही थी। उसके बाद ऐसा हुआ कि 2012 में चाचा लोगों ने, उनका कुछ आपसी वाद हुआ होगा चाचा से और मम्मी का, मेरा उनसे बोलचाल नहीं था। तो चाचा जी ने मम्मी का जो है भाड़ा बंद कर दिया। फिर अचानक एक दिन मेरी माता जी ग्रीष्मा गार्डन में जो बालाजी होटल चल रहा था, उसमें 2012 में मेरी माताजी और मेरी छोटी बहन चिंकी दुबे, जो अभी डॉक्टर चिंकी मनवेंद्र यादव है, वो मुझे मिलने वहां पर आए। और वहां पे उन्होंने मिलके मुझे कहा कि तुम इतना सोशल वर्क करती हो, तुम इतना समाज सेवा करते हो, हमारा भी कर लो, कैसे भी तो तुम परिवार से भी अलग ही हो, अगर अकेली तुम बुरी बन गई तो कोई बात नहीं है, हम तो उसी घर में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जरा तुम कुछ कर लो और हमारा भाड़ा चालू हो जाए, बस इतना कुछ कर दो। तो मैंने कहा ठीक है, अगर मेरे एक बुरे बनने से अगर मेरी माता का और मेरी बहन लोग का भाड़ा अगर चालू होता है तो मुझे उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो कैसा था कि चाचा जी लोगों ने पिताजी के खत्म होने के बाद काफी सारी जमीन, काफी सारे फ्लैट्स, शॉप्स जो है फौज डॉक्यूमेंट करके, फौजरी करके उन्होंने, चाचा जी ने और चाची लोगों ने वो बेचा था। तो मैंने उसकी शिकायत की, और मैंने वो शिकायत करके माताजी का भाड़ा चालू कराने का प्रयत्न किया। उसके बावजूद भी चाचा लोगों ने नहीं चालू किया। तो माताजी अपना रेंट लेने गई थी चाचा जी के ऑफिस में, जो कि पहले पिताजी का ऑफिस था, बाद में चाचा जी लोगों ने उसके अंदर अपना ऑफिस चालू किया। तो माताजी गई थी उनमें उधर अपना रेंट लेने के लिए। तो चाचा जी लोगों ने उनके ऊपर शारीरिक हमला किया और उनको मारा पीटा। और जब पुलिस स्टेशन में मम्मी कंप्लेन करने गई, मीरा सुरेश दुबे जी कंप्लेन करने गई, तो पुलिस उनकी कंप्लेन नहीं ले रही थी, और पुलिस ऐसा दिखा रही थी कि इनका कौटुंबिक वाद है, इनका फैमिली डिस्प्यूट है, इनका फैमिली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, ऐसा दिखा के पुलिस एफआईआर नहीं ले रही थी। बाद में होम मिनिस्ट्री से फोन आने के बाद और सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद, क्योंकि हमने पुलिस को क्या कहा, आप सीसीटीवी फुटेज देखो, और होम मिनिस्ट्री से भी प्रेशर आया था, फोन आया था कि आप देखो पहले विषय जांच तो करो। तो होम मिनिस्ट्री से फोन आने के बाद, सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद, जब सीसीटीवी फुटेज में आया कि चाचा जी ने मारा है, चाचा जी लोगों ने मारा है, तो उसके बाद चारों चाचा जी लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ। एफआईआर होने के बाद उन लोग जो भी जामीन ले लिए और जामीन होके वो छोड़ गए। उसके बाद चाचा जी लोग का और मम्मी का डिस्प्यूट चल ही रहा था। 2013 में मेरी माता जी मीरा सुरेश दुबे की एडवोकेट दर्शना त्रिपाठी ने वसई कोर्ट के अंदर डीवी का केस फाइल किया, और वो केस फाइल करने में मेरी बड़ी बहन राखी दुबे का और मेरी छोटी बहन चिंकी दुबे का साथ में सहमति था, और उन लोगों ने 2013 में वसई कोर्ट के अंदर डीवी का केस फाइल किया, जिसमें पार्टी थी मीरा दुबे वर्सेस भगवती दुबे, जो कि मेरी दादी माँ है, श्याम सुंदर दुबे, ओम प्रकाश दुबे, जयप्रकाश दुबे, नरेश दुबे, ऐसे करके उसके अंदर पार्टी थी। तो उनका वहां पे वो केस चल रहा था। वो वहां डीवी का केस घूम गया मीडिएशन में कि प्रॉपर्टी बंटवारे में, और उन लोगों का इन बिटवीन मैंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ लिया था, इन बिटवीन में सोशली और पॉलिटिकली काफी एक्टिव भी हो गई थी। तो अचानक और
पूना टाड़ा कोर्ट में एक्टिव होने की वजह से और मेरा यही टारगेट था कि कैसे भी अपने पिताजी सुरेश दुबे जी को जो मर्डर हुआ है उसके अंदर सुरेश दुबे जी को न्याय दिलाना है। इसीलिए भाई ठाकुर, दीपक ठाकुर, गजानन पाटिल जो हमारे उस समय के जो आरोपी थे पूना टाड़ा कोर्ट केस के अंदर, तो उनको कैसे भी सजा दिलाना था। तो ये टारगेट रख के मैं पूना टाड़ा कोर्ट में भी काफी एक्टिव हुई। तो अचानक 2017 से ऐसा हो गया कि चाचा जी लोगों ने बोल दिया कि नेहा दुबे को का रिलीज डीड आप लेके आओ। कैसा है, जब सारी संपत्ति जो दुबे परिवार की थी वो मैक्सिमम संपत्ति जो है मोर देन 98% ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो सुरेश दुबे जी के नाम पे थी। सुरेश दुबे जी का मर्डर होने के बाद सारी संपत्ति उनके वारिस यानी कि पिताजी के जो वारिस थे वो थे मीरा सुरेश दुबे, पिताजी की वाइफ यानी मेरी माता जी, दूसरी बहन राखी सुरेश दुबे जो अभी राखी उमेश नाथ तिवारी है, सिस्टर मतलब सुरेश दुबे जी की लड़की, दूसरी सुरेश दुबे जी की लड़की यानी कि मैं नेहा सुरेश दुबे, और तीसरी सुरेश दुबे जी की लड़की चिंकी दुबे यानी कि अभी चिंकी मनविंदर यादव, उनके नाम पे ट्रांसफर हो गई क्योंकि वारिस में हम 4 जन चढ़ गए। तो अभी ऐसा हो गया है कि चाचा जी लोगों ने वसई कोर्ट का जो मीडिएशन है वो मीडिएशन में ऐसा कर दिया है कि मैं नेहा सुरेश दुबे जी ने अपना रिलीज डीड करके सारी प्रॉपर्टी जो है वो भगवती दुबे जी के नाम पे, श्याम सुंदर दुबे जी के नाम पे, जयप्रकाश दुबे जी के नाम पे, मीरा सुरेश दुबे जी के नाम पे, ओम प्रकाश सुरेश दुबे जी के नाम पे और नरेश सुरेश दुबे जी के नाम पे दे देने का, इन रिटर्न ऑफ नथिंग। बदले में हमको कुछ नहीं मिलेगा, बट हम हमारा सारा 7/12, हम हमारी सारी प्रॉपर्टी उनको दे देंगे। ऐसा उन्होंने रिलीज डीड करने के लिए हमको फोर्स किया। तो 2017 से वो मुझे उस चीज के लिए फोर्स कर रहे थे, पर मैंने उनको सीधा कह दिया कि मैं ये चीज देने वाली नहीं हूँ जब तक आपका और चाचा जी लोग का या जो भी चल रहा है उसमें मैं नहीं हूँ, परंतु मैं मेरी संपत्ति किसी को देने वाली हूँ नहीं। उसके बाद ऐसा हो गया कि इन बिटवीन मुझे अपने जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज थे देश पांडे जी, उनके कार्यालय से काफी बार फोन आया, अराउंड नहीं करके तो 20 बार फोन आया और उन्होंने कहा कि आप आइए और आपको प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज मिलना चाहते हैं। तो मैंने पूछा भी आप किस संदर्भ में मुझसे मिलना चाहते हैं, उनके कार्यालय से जिनका फोन था उनको पूछा, तो उन्होंने कहा कि आपके इस केस के बारे में मिलना चाहते हैं। तो मैंने उनको फोन पे समझाया कि मैं इस केस में पार्टी नहीं हूँ, जिस केस के लिए आप मुझे बुला रहे हो उस केस में मैं पार्टी नहीं हूँ, आप मुझे ना बुलाएं क्योंकि मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं। परंतु फिर भी उन्होंने बहुत फोर्स किया, नहीं डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने, देश पांडे साहब ने आपको बुलाया है, एनी हाउ आपको आना है। मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ। फिर जब मैं साहब से मिलने गई, देश पांडे साहब से मिलने गई, तो उस वक्त वहां पे ए पाटिल एडवोकेट खड़े थे, दर्शना त्रिपाठी एडवोकेट खड़ी थी और उन्होंने कहा कि साहब हित साइन देना है। तो मैंने बोला अरे सर लेकिन मैं इसमें पार्टी नहीं हूँ। तो देश पांडे साहब ने पूछा पार्टी नहीं हो मतलब? मैंने सर जिस केस के लिए आप मुझे बुलाए हो उस केस के अंदर मीरा सुरेश दुबे वर्सेस भगवती दुबे, श्याम सुंदर दुबे, जयप्रकाश दुबे, ओम प्रकाश दुबे, नरेश दुबे है। नेहा दुबे उस केस में नहीं है, तो आप मुझे नहीं बुला सकते। तो देश पांडे साहब ने इमीडिएटली बोला और उन्होंने कहा कि मुझे केस दिखाओ। जब उन्होंने केस देखा कि अरे हाँ इसमें नेहा सुरेश दुबे कहीं पे भी पार्टी नहीं है, तो उन्होंने मुझे तुरंत रिस्पेक्टफुली कहा सॉरी मैडम गलती हो गई, आपको बुला के आप जाइए। लेकिन मुझे फिर भी दर्शना त्रिपाठी और ए पाटिल एडवोकेट फोर्स कर रहे थे, नहीं नहीं तुम ही साइन दे। मैंने जब मैं हूं ही नहीं तो मैं साइन क्यों दूंगी। और ऐसे करके फिर मुझे वहां से देश पांडे साहब ने कहा नहीं आप पार्टी नहीं, आप जा सकते हैं। फिर उसके बाद ऐसा हो गया, कोविड आया, कोविड के अंदर लॉकडाउन लगा। तो लॉकडाउन में सबको पता चल गया था कि कंप्लीट लॉकडाउन होने वाला है। तो मैंने क्या किया कि माता जी का जो घर है दुबे स्टेट का, वो 12,500 स्क्वायर फीट का घर है और उस घर में अकेली माता जी रहती है, मम्मी मेरी रहती है। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरी मम्मी को जाके दुबे स्टेट के घर से लिया और जो मेरे पति का घर है उस घर में मैं मेरी मम्मी को लेके आया। पूरा लॉकडाउन जो है मेरी मम्मी मेरे घर पे रही। और उसके बाद जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो मेरी मम्मी ने कहा कि अरे इतना बड़ा घर है, आपका घर छोटा है, मेरा घर काफी बड़ा है, पापा वाला घर जो काफी बड़ा है, आप वहां चलिए, अपन वहां रहेंगे और वहां पे आराम से इजी बड़ा घर है, अपन आराम से रहेंगे। और उन्होंने मुझे कन्विंस किया तो मैं कन्विंस हो गई। मैंने बोला हाँ ठीक है चलिए, मम्मी है, एंड ऑफ द डे मम्मी थी, तो मैंने बोला ठीक है चलते हैं। और जाके मैं दुबे स्टेट में रहने लगी। जब दुबई स्टेट में रहने लगी तो घर, क्योंकि 40 साल पुराना हमारी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, 83 का उसका प्लिंथ हुआ है, तो काफी पुराना घर होने की वजह से घर को रिपेयरिंग की काफी जरूरत थी। हालांकि सन 2000 में चाचा लोगों ने उसका रिपेयरिंग कराया था, लेकिन फिर भी 25 साल हो गए, रिपेयरिंग नहीं हो रहा था। तो मैंने मम्मी से पूछा कि क्या करना है मम्मी, घर रेनोवेट करना है? तो मम्मी ने बोला हाँ क्यों नहीं बेटा, घर रेनोवेट करो। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने घर रेनोवेशन का काम चालू कराया और पिछले 3 महीने 4 महीने से घर का रेनोवेशन का काम
चालू था, घर का रेनोवेशन का काम चालू था। मम्मी और दोनों बहनों से कंटिन्यूस बात हो रही थी, वो लोग आ रहे जा रहे थे, वो लोग देख रहे थे, घर का रेनोवेशन का काम चालू हो रहा था। और हमारे घर में जब आप सेकंड, पूरा फ्लोर हमारा है, 12,500 स्क्वायर फीट, मतलब कि पूरा फ्लोर हमारा है, पूरा विंग हमारा है। तो जब आप सेकंड फ्लोर पे चढ़ते हो तो सामने एंट्रेंस है, वहां से घर शुरू होता है, और लेफ्ट साइड में एक छोटा सा कमरा है जो कि पहले पिताजी का कार्यालय हुआ करता था, पापा का ऑफिस हुआ करता था, सुरेश दुबे जी का ऑफिस हुआ करता था। जब पापा ऑफ होने के बाद उसको हमारा गेस्ट रूम बनाया गया कि जो गेस्ट आते थे वो गेस्ट वहां पे ठहरते थे। और उसके बाद जब मुझे पुलिस प्रोटेक्शन मिला 2013 में, तो 2013 से लेकर 2017 तक मेरी पुलिस वहां पर रहती थी, क्योंकि हमको 24 घंटे का पुलिस सुरक्षा मिला था। तो जो पुलिस एक रेस्ट में रहती थी वो वहां ठहरते थे। और जब अभी पुलिस सुरक्षा हट गई 2017 से, तो उसके बाद से वो रूम ऐसे ही खाली पड़ा था। तो मम्मी ने बोला ठीक है, इसको आप अपना कार्यालय बना लो। तो मैंने बोला ठीक है, मैं मेरा कार्यालय बना लेती हूँ। तो मम्मी से पूछकर, बहनों से पूछकर मैंने उसको अपना कार्यालय बनाने का बात किया और पूरा रेनोवेट किया। पूरे घर को, वाटर प्रूफिंग नहीं था, वाटर प्रूफिंग कराया, और अप्रोक्सीमेटली 16-17 लाख रुपया खर्चा करके मैंने उस घर को बनाया। पूरा घर खराब था और मुझे पता था कि अब मैं इनविटेशन बांट रही हूँ, तो अब मैं बड़े बड़े नेता लोगों को बुला रही हूँ, मिनिस्टर लोगों को बुला रही थी मेरे घर पे। काफी सारे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के काफी सारे लोग आने वाले थे, मंत्रालय के कई लोग आने वाले थे, और कई लोग पुलिस डिपार्टमेंट के भी बड़े बड़े अधिकारी लोग आने वाले थे। तो और क्योंकि भाजपा की सत्ता होने के नाते और मैं भारतीय जनता पार्टी में होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी के भी काफी सारे बड़े बड़े नेता उस ओपनिंग में आने वाले थे। तो जब माताजी और सिस्टर को ये मालूम पड़ा कि ये मैं बड़ा ओपनिंग कर रही हूँ, तो उन्होंने अपने एडवोकेट्स के प्रेशर करने के वजह से और मेरे और उनका टारगेट होने की वजह से कि आप अपना रिलीज डेट दो मेरे को, ऐसा उन्होंने मेरे को प्रेशराइज किया। और संडे को उन्होंने मुझसे एक मुलाकात लिया घर पे, और उन्होंने मुझे, मैं जा रही थी कार्ड बांटने के लिए, उन्होंने कहा रुको, मुझे आपसे बात करनी है। दोनों सिस्टर भी उस मुलाकात में थी, उस मीटिंग में थी, और उन्होंने बैठ के मुझसे कहा कि नहीं, आपको तो ये रिलीज डेट साइन करना ही पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, मैं रिलीज डेट साइन नहीं करूंगी। तो उन्होंने बोला नहीं, रिलीज डेट साइन करो और अपना सारा प्रॉपर्टी जो है आप जो है चारों चाचा लोग को और मम्मी के नाम पे ट्रांसफर कर दो। हालांकि ये रिलीज डेट जो 2017 में हो रहा था, तब तक तो दादी जिंदा थी, तो तब दादी भी एक पार्टी थी, अभी दादी पार्टी नहीं है क्योंकि दादी नहीं रही। तो चारों चाचा लोग और मम्मी के नाम पे रिलीज डीड करके अपना सारा प्रॉपर्टी दे दो। तो मैंने बोला नहीं, मम्मी को अपनी प्रॉपर्टी किसको देनी है, मुझे उससे कोई ये नहीं है, लेकिन मैं मेरी प्रॉपर्टी में किसी को नहीं देने वाली। तो थोड़ा सा मेरी सिस्टर ने मुझे धक्का वक्का भी मारा, बट मैं फिजिकली कमजोर होने के नाते मैंने उनसे कहा कि नहीं, मुझे नहीं ये करना है, मुझे बात नहीं करनी है, और मैं वहां से हट गई। और संडे से मेरी दोनों सिस्टर लोगों से और मम्मी से बातचीत बंद थी, और हमने उसके बाद कार्ड बांटना लगभग बंद कर दिया था। परंतु मंडे से मेरे मामा और मेरी मामी का मुझे फोन आना चालू हो गया, और उन्होंने कहा कि नहीं, वो ऐसे ही आपको डराने का कोशिश कर रहे थे, ऐसा कोई ये नहीं है, आप कार्ड बांटो, आप अपना ओपनिंग करो, कौन नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़ो, सब तो चाहते हैं आप आगे बढ़ो। ऐसा उन्होंने मुझे अपनी बातों में बहलाया फुसलाया, और मुझे लगा कि मामा मामी है, मम्मी है, बहन है, वो लोग का सबका यही सही कहना होगा। मैं उनके बात में आ गई, मैं फिर कार्ड बांटने लगी। परंतु सैटरडे को मुझे किसी का कॉल आया, और सैटरडे को मुझे बताया गया कि आपके ऊपर संडे को हमला होने वाला है, या आपके साथ कुछ घटना घटने वाली है। तो हमने जब भी हमको 14 तारीख की सुबह जब ये फोन आया, तो उसके बाद हमने 14 तारीख को ही एप्लीकेशन तुलिंज पुलिस स्टेशन में दिया, और हमने तुलिंज पुलिस स्टेशन से एक दिन के लिए, मतलब जिस दिन हमारे कार्यालय का ओपनिंग था 15 तारीख का, उस दिन के लिए हमने 2 सुरक्षा गार्ड का, पुलिस सुरक्षा गार्ड का ये मांगा, रिक्वेस्ट किया, और उनसे कहा कि हमारे इतने बड़े बड़े गेस्ट आने वाले। हमने उनको अपनी लिस्ट दी कि हमारे कुछ गेस्ट आने वाले, सब बड़े बड़े आने वाले, उनकी बेइज्जती ना हो या उनके साथ कुछ हाथापाई या उनका इंसल्ट नहीं हो, तो उनकी सुरक्षा के लिए आप हमको 2 गार्ड दीजिए जो पूरा दिन कार्यालय के ओपनिंग में रहेंगे, और उसके बाद जब कार्यालय का ओपनिंग खत्म हो जाएगा तो वो चले जाएंगे। तो तुलिंज पुलिस स्टेशन ने हमको स्टैंप करके वो दिया, और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम आपको ये देंगे। और बाद में ऐसा हुआ कि अचानक रात को 14 तारीख की रात को, 14 अगस्त की रात को, अचानक मेरी बड़ी सिस्टर जो कि भाईंदर पुलिस स्टेशन के हद में रहती है, वो नालासोपारा में नहीं रहती है, वो भाईंदर में रहती है, राखी उमेश नाथ तिवारी, वो आ गई। फिर मेरी छोटी सिस्टर चिंकी मानवेंद्र यादव जो कि अथर्वा हाइट्स नालासोपारा वसई लिंक रोड पे रहती है, वो वहां से अचोले पुलिस स्टेशन के हद में रहती है, वो भी अचानक घर पे आ गई। तो मुझे लगा ठीक है, सिस्टर लोग है, आ गई होगी, परंतु रात को 10 बजे आना ये बहुत अजीब लग रहा था मुझे। मैंने लगा हो सकता है कुछ बात हो इसीलिए आए हो। और उनके साथ एक
एक अनवांटेड अननोन आदमी आया घर पर। वो आदमी आया जो मेरा कार्यालय, जिसको मैंने भी मेरा कार्यालय बनाया था, उस कार्यालय में जाके वो आदमी बैठ गया। तो मैंने मेरी मम्मी को पूछा ये आदमी कौन है, तो बोले नहीं ऐसे ही मिलने आया है सिस्टर को। मैंने बोला ठीक है, और मैं अपने कमरे में चली गई। मेरे पास सारा सीसीटीवी फुटेज है। और उसके बाद मेरी मम्मी और सिस्टर ने मेरा दरवाजा बजाया। मैंने पूछा क्या है, उन्होंने कहा हमको आपसे बात करनी है। मैंने बोला रात के 10 बज रहे हैं, मैं इतने रात को बात नहीं करती, मेरी बिटिया की तबीयत खराब है, हम लोग रात को जल्दी सोते हैं, हम 8 बजे सो जाते हैं। तो मैंने बोला नहीं मेरी बिटिया की तबीयत खराब है, उसकी नींद डिस्टर्ब मत करो, वो अभी सोई है, हम लोग कल सुबह बात करेंगे। सिस्टर लोग तो अभी रात को 10 बजे आए तो लोग ठहरने ही वाले हैं, तो हम लोग कल सुबह बात करेंगे। परंतु उन लोगों ने मुझे फोर्स किया नहीं अभी बात करो। तो मैंने बोला ठीक है, अगर आप चाहते हो मैं आपसे बात करूं। तो जो आदमी, मुझे ऐसा लग रहा था कि आदमी आया है तो किसी गलत इंटेंशन से आया है, हालांकि मैं उस आदमी को जानती नहीं थी। मैंने कहा ठीक है, वो आदमी यहाँ क्यों बैठा है, पहले उस आदमी से आप, अगर आपके काम के लिए आया है तो आदमी से आप बात करके उसको भेज दो घर के बाहर, क्योंकि रात के 10 बजे किसी अनजान आदमी को घर पे लाना ठीक नहीं है। और नहीं तो पहले वो आदमी को भेज दो, तो फिर मैं आती हूँ आपसे बात करने। तो बोले नहीं वो आदमी का काम है, वो आदमी रुक रहा है, वो आदमी बाद में जाएगा। मैंने नहीं, जब तक वो आदमी नहीं जाएगा तब तक मैं आपसे बात करने नहीं आऊंगी। तो बोले नहीं वो आदमी तो यहीं रहेगा और आपको बात करने आना पड़ेगा। और उसके बाद बहुत बदतमीजी से वो लोग बात करने लगे, तू तड़ाके से बात करने लगे। हमारे घर के ऐसे संस्कार नहीं है कि तू तड़ाके से बात करे, पर आपस में तू तड़ाके से बात करने लगे, गाली देने लगे, जोर जोर से दरवाजा बैंग करने लगे, मोबाइल से ऐसे ऐसे करके दरवाजा, मेरा जो है वो पार्टीशन कांच का है दुबई स्टेट में जो है, और उसको जोर जोर से ऐसे दरवाजे को कांच मोबाइल से बैंग करने लगे। सारा सीसीटीवी फुटेज मेरे पास है। और वो लोग जोर जोर से पीटने लगे। तो मैंने दरवाजा खोल के कहा मैं नहीं आऊंगी, कृपया आप जाके सो जाइए, मैं सुबह आपसे बात करूंगी, रात का समय बात करने का नहीं है। और बोल के मैंने दरवाजा बंद कर दिया। फिर भी वो लोग कंटिन्यूस दरवाजा बजाने लगे। करीबन 15-20 मिनट तक उन्होंने ऐसा दरवाजा बजाया। आखिर में मुझे मेरी सुरक्षा के लिए 112 पे फोन लगाना पड़ा, क्योंकि जिस तरह का उनका भाषा था, जिस तरह का उनका दरवाजा पीटने का स्टाइल था, और जो गाली गलौज वो लोग दे रहे थे, मुझे लगा कि कुछ बहुत ही बड़ा हादसा होने वाला है। मुझे लग गया था, मुझे ऐसे इंट्यूशन हो गया था कि ये मेरी जान को धोखा है और मेरे बच्चों की जान को धोखा है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे जो सोए थे वो दोनों उठ गए, दोनों डरने लग गए कि ये क्या हो रहा है। वो लोग का स्कूल सुबह 7 बजे का रहता है, तो वो लोग जल्दी सोते, तो वो लोग भी बहुत डर गए कि मम्मा क्या हो रहा है, मम्मा क्या हो रहा है। तो उन्होंने कुछ नहीं बेटा, मैंने उन लोग को शांत कराया। मैंने 112 पे फोन लगाया, मैंने 112 पे फोन करके कांस्टेबल को बुलाया। जब कांस्टेबल राजगे करके एक कांस्टेबल तुलिंज पुलिस स्टेशन से मेरे घर पे आए, उन्होंने बोला, तो मैंने उनको बोला ये बाहरी आदमी कौन है, इसको भेजो। तो मेरी सिस्टर ने बोला मेरा क्लाइंट है। मैंने बोला ठीक है, क्लाइंट है तो इसको भेजो, फिर मैं ओके हूँ, ये लोग घर पे रहेंगे तो मुझे कोई ये नहीं है। तभी भी गाली गलौज राजगे कांस्टेबल जी के सामने गाली गलौज होना चालू हो गया, जोर जोर से, मतलब बॉडी लैंग्वेज भी एकदम खराब हो गया था, सब बहुत गलत हो गया था। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर राजगे साहब ने डिसाइड किया कि नहीं, अभी आप लोग तुलिंज पुलिस स्टेशन चलो, ये आपका बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, अगर आप फैमिली भी हो तो भी आप किसी के आंग पे आ नहीं सकते, ऐसा उनका ये था। और उन्होंने हमको सबको तुलिंज पुलिस स्टेशन लेके गए। लेकिन मेरी सिस्टर लोग जाने को तैयार नहीं थे, वो राजगे साहब से भी बदतमीजी से बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक लेडीज कांस्टेबल को बुलाया और फाइनली बाद में हम तुलिंज पुलिस स्टेशन गए। तुलिंज पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहां पे जो थे टीटी सावंत करके एक डेस्क पे बैठे थे अधिकारी, उन्होंने भी काफी तरह, उनको कंटिन्यूअस फोन आ रहा था। मेरी सिस्टर राखी तिवारी और मेरी सिस्टर चिंकी यादव के फोन पे से कंटिन्यूअस किसी का फोन आ रहा था और वो टीटी सावंत से बात करा रहे थे। प्लस और जैसे हम तुलिंज पुलिस स्टेशन पहुंचे, इमीडिएटली उमेश तिवारी विद इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर उमेश तिवारी जो है तुलिंज पुलिस स्टेशन पहुंच गई है। तुलिंज पुलिस स्टेशन के कैमरे में, सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड होगा। हालांकि हमने मांग किया है तुलिंज पुलिस स्टेशन से कि उस दिन का रिकॉर्डिंग आप हमको दे, अभी तक दिया नहीं है लेकिन देंगे शायद। तो हमने, वो भी तुरंत वहां पहुंच गए, वो भी अपने फोन से फोन लगा के दे रहे थे। तो मैंने टीटी सावंत जी को पूछा आप किससे बात कर रहे हो, तो आप कंटिन्यूस जो फोन पे बात कर रहे हैं, आप मेरा कंप्लेंट नहीं ले रहे हो, आप कंटिन्यूस फोन पे किससे बात कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि एडवोकेट दर्शना त्रिपाठी का फोन है और वो मुझे बोल रही है कि आपका कोई अधिकार नहीं बनता उस घर में रहने का, आपको कोई नहीं हो और आप जो है गलत हो, इनका कौटुंबिक बात बोल के आप इनको भेज दीजिए। तो मैंने कहा कि जब पिताजी के मरने के बाद सारी संपत्ति हम चारों के नाम पे है, तो चारों के नाम पे होने के नाते मेरे को तो अधिकार है। प्लस मैंने उनसे ये भी कहा कि साहब मुझे खाली आज रात के लिए एक पुलिस प्रोटेक्शन दे दो, कि आज रात भर मुझे, अभी क्योंकि रात के 12 बज गए हैं, आज रात भर के लिए मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दे दो कि मैं वहां पे रहूं और कल सुबह जो मेरी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि मेरा एजुकेशन का बैग है, मेरे बच्चों का और मेरा मेडिकल फाइल है जो पूरा वो बैग है, प्लस मेरा जो वेपन है और जो मेरा कुछ दागिना है, ये 4 चीज निकालने भर का मेरे को आप पुलिस प्रोटेक्शन दे दो, नहीं तो फिर वो लोग मुझे वो लेने नहीं देंगे।
इतना मैंने कहा तो उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, ऐसा सब कुछ नहीं होता, आपका कौटुंबिक वाद है, कौटुंबिक वाद है, और बोल के उन्होंने हमको लिटरली बदतमीजी से बात करके उन्होंने हमको वहां से बाहर निकाला। मैंने उनको समझाया कि साहब, कानून में कौटुंबिक वाद कहीं बैठता है क्या? कानून में क्या ऐसा है क्या कि अगर पति है तो पत्नी की हत्या कर सकता है, या अगर माँ है तो बेटी की हत्या कर सकती है, या बहन है तो बहन की हत्या कर सकती है? कानून में ऐसा है क्या? कानून में कौटुंबिक वाद नाम का शब्द है क्या जो आप बोल रहे हैं? फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, आपका कौटुंबिक वाद है, आप जाइए जाइए, क्योंकि उनको कंटिन्यूस फोन आ रहा था। जो राखी तिवारी, चिंकी यादव और उमेश तिवारी के फोन पे से फोन आ रहा था, उनका अगर फोन रिकॉर्ड चेक किया जाएगा तो पता चलेगा कि ये फोन आ रहा था। और दर्शना त्रिपाठी का अगर कॉल रिकॉर्डिंग फोन रिकॉर्ड चेक किया जाएगा तो उसके अंदर पता चलेगा कि दर्शना त्रिपाठी किसके बोलने पे ये सब काम करा रही थी। और वो लोग कंटिन्यूस पुलिस स्टेशन में खाली यही बोल रहे थे कि ये हमको साइन करके नहीं दे रही है, ये हमको साइन करके नहीं दे रही है, उसको बोलो साइन करके देने को, हमारा प्रॉपर्टी साइन करके देने को। वो उसका कंटिन्यूस उन लोगों का पुलिस स्टेशन में खाली यही बोलना था कि आप हमको जो है रिलीज डीड करके दो, अपना सारा प्रॉपर्टी जो है फ्रीज करो। तो ऐसे करके उन्होंने बहुत मुझसे झगड़ा किया, बहुत ही बदतमीजी से बात किया। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि भाई अगर इसी तरह से हुआ तो आज ये लोग मेरे आंग पे आए हैं, कल जो मेरे सारे वीवीआईपी गेस्ट आने वाले, वीआईपी गेस्ट आने वाले, ये लोग उनके भी आंग पे इसी तरह से आ जाएंगे। तो मैं मेरा बेइज्जती सह सकती हूँ, पर जो मेरे गेस्ट है, देखिए लोग कहते हैं अतिथि देवो भव, पर मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी बात है कि जो मेरे गेस्ट आ रहे हैं मेरे लिए सब भगवान के समान है। तो मेरे गेस्ट का इंसल्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए बोल के मैंने मेरा ओपनिंग रद्द किया, मैंने मेरा ओपनिंग कैंसिल किया। इस वक्त मैंने दुबई स्टेट का घर छोड़ दिया है, मैं एक दूसरे एड्रेस पे रह रही हूँ और मैंने वो घर छोड़ दिया है, मैंने उनसे संबंध छोड़ दिया है। मैंने टीटी सावंत जी को कहा कि अगर रात में मेरे साथ कुछ हुआ तो क्या, अगर मेरी जान को रात को धोखा हुआ तो क्या? तो टीटी सावंत जी ने ये कहा कि अगर आपके रात को अगर आपको मार दिया गया या अगर आपकी हत्या हो गई तो आप 112 पे फोन कर देना, पुलिस आपके पास पहुंच जाएगी। तो मुझे नहीं पता टीटी सावंत जी ने किस कौन से इन्फ्लुएंस में ये कहा कि अगर आपकी हत्या हो जाएगी तो आप रात को 112 पे फोन करिएगा, क्योंकि हत्या होने के बाद तो कोई किसी को फोन नहीं कर सकता है। और अभी सिचुएशन ऐसा है कि मेरा झगड़ा जो मेरे पिताजी के मर्डर की वजह से भाई ठाकुर और उनके जो भी उनकी गैंग से, उनके परिवार से चल ही रहा था, तो उनसे तो मेरी जान को धोखा था ही था। लेकिन इस वक्त जो जिस तरह से दुबे परिवार मेरे को प्रेशराइज कर रहा है कि आप अपना सारा प्रॉपर्टी जो है वो रिलीज डीड करके दे दीजिए और दे दीजिए, करोड़ों की संपत्ति है हमारी, वो रिलीज डीड की, तो उनसे भी मेरी जान को धोखा है। तो मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है कि कल को दुबे लोग मेरी हत्या करा दे और इल्जाम भाई ठाकुर पे डाल दे, और ये भी हो सकता है कि ठाकुर गैंग मर्डर करा दे और बाद में हत्या का इल्जाम जो है मेरे दुबे परिवार पे डाल दे। तो कुछ भी हो सकता है, मेरा हालत इस वक्त वो चल रहा है। और जो संपत्ति की बात बता दूं तो मुझे जानकारी नहीं थी मेरे पास कितनी संपत्ति है, ना आज तक जानकारी है। परंतु जब 2012 में मेरी माताजी को मेरे चाचा लोगों ने मारा था, तब जो केपी बख्शी जी अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने महाराष्ट्र के, उन्होंने जब यहाँ से रिपोर्ट मांगी थी कि इनकी जान को सही में धोखा है क्या, तो थाने एसपी ने और थाने कलेक्टर ने यहाँ से रिपोर्ट सबमिट किया था। उस रिपोर्ट में 2012 में लिखा था कि 200 करोड़ की संपत्ति है। तो अब मुझे पता नहीं कि 200 करोड़ की संपत्ति है या इन 10, 12, 15 साल में कुछ बड़ा है, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है संपत्ति के बारे में। परंतु जो भी है ये करोड़ों का वाद है। और मेरा सिंपल कहना है, मैं सबसे पहले तो जो डीवी फाइल हुआ है या जो मम्मी का जो केस है उस केस में मैं पार्टी हूं नहीं, तो मेरा उस केस से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा बात मेरा ये कहना है कि मैं मेरी संपत्ति किसी को क्यों दूं या मुझे मेरी संपत्ति किसी को नहीं देनी है। और ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंटली मेरी जान को धोखा है। अगर मेरी जान को कुछ होता है तो इसके सीधे सीधे जवाबदार मैं ठाकुर गैंग को और दुबे परिवार को, दोनों को कहती हूँ, क्योंकि भाई ठाकुर एंड गैंग ये भी इसमें इन्वॉल्व है और दुबे परिवार जो नाला सोपारा का सम्मानीय दुबे परिवार है ये भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो मेरा बस यही कहना है कि अगर मेरी जान के साथ कुछ होता है तो इसकी सीधे सीधे जिम्मेदार ये लोग होते हैं, बस यही कहना है।